अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के बारे में अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है और थोड़ा सा बताया है कि मैं लेकर यूनिवर्सिटी में कैसे आई और वहाँ से मैंने ट्रांसफ़र कैसे लिया। आज की वीडियो मैं समझती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके वीज़ा फ़ाइल की, जो कि SOP पे है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यहाँ आप इसको लेटर ऑफ इंटेंट भी कहते हैं। ये अगर आपने ये अच्छी बनाई है और अगर आपने खुद लिखा है और विदाउट प्लेजरिज्म लिखा है तो आपका वीज़ा 80% एक्सेप्ट हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स आपके वीज़ा ऑफिसर बाद में देखते हैं, सबसे पहले आपका SOP देखा जाता है कि आपका यहाँ आने का एम क्या है और आपका फ्यूचर में प्लान्स क्या हैं। तो उसकी बेस पे आपका वीज़ा की डिसीजन जो है वो होता है। तो अगर आपके पास पेन और पेपर है तो अपने पास रख लें। मैं कुछ क्वालिटीज़ आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे लिखा था, मैंने कैसे लिंक किया था, अपनी SOP डिस्कस करूंगी। ऑन दी अदर नोट मैं बताती चलूँ कि मैंने अपनी SOP मोर देन 100 लोगों के साथ शेयर की है। फेसबुक पे मेरी पोस्ट जो भी पढ़ता था तो वो कहता था अपनी SOP शेयर करें, क्योंकि जिस SOP पे वीज़ा एक्सेप्ट हुआ है तो वो कहते थे कि आपने क्या लिखा है, आपका वीज़ा एक्सेप्ट हुआ है। नो डाउट 80% SOP आपकी मैटर करती है, लेकिन 20% आपके डॉक्यूमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स सही लिखे हैं, सही हैं, ओरिजिनल है, सब कुछ कंप्लीट है तो आपका तभी वीज़ा एक्सेप्ट होगा। मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि मेरे कॉलेज में इस टाइम कॉनस्ट्रो कॉलेज में मेरी क्लास में मैरिड भी हैं, बच्चों वाले भी हैं लोग, और जिनके 7-8 साल के गैप हैं उन्होंने SOP के थ्रू ही गैप कवर किए हैं और इस टाइम वो यहाँ पे मेरे कॉलेज में मास्टर्स कर रहे हैं। तो इसमें अगर आपका कोई गैप है तो वो भी SOP से ही कवर होगा। अगर आपका कोई एज डिफरेंस है स्टडी में और यहाँ पे दोबारा प्रोफेशनल लाइफ में, वो भी SOP से ही कवर होगा। तो एक अच्छी SOP ही आपको वीज़ा दिलवा सकती है। मैंने अपनी SOP खुद लिखी थी, करेक्शंस करवाई थी अपने टीचर्स से, एजेंट से नहीं कुछ भी पूछा था। और सारा बस मैं इंटरनेट पे देखती रहती थी, खुद सर्च करती थी, खुद लिखती थी और ऑलमोस्ट 2 से 3 वीक्स लगे थे मुझे करने के लिए, सारा उसको कंपाइल करने के लिए। और आज मैं बताती चलूँ कि SOP जो है वो 2 टाइप्स की होती है। एक SOP जो वो है जो आप अट्रैक्ट करते हो एडमिशन कमेटी को, और दूसरी SOP वो लिखते हो जो अट्रैक्ट करते हो वीज़ा ऑफिसर को। जो एडमिशन कमेटी के लिए लिखी जाती है उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करते हो कि आपने ये डिग्री क्यों चूज़ की और इसको अपनी प्रीवियस स्टडी के साथ कैसे रिलेट करते हो, और वो आप यूनिवर्सिटी में सेंड करते हो एडमिशन लेते हुए। और दूसरी SOP में आप वीज़ा ऑफिसर्स को बताते हो कि आपका यहाँ पे आने का एम क्या है, अपनी स्टडीज़ को आप कैसे रिलेट करते हो और उसको आप डिफेंड करते कैसे करते हो जो आपने डिग्री ली है, इसी की बेस पे आपको वीज़ा मिलता है। तो SOP में जो वर्डिंग है वो मोर देन 700 नहीं होनी चाहिए, 5 to 700 वर्डिंग होनी चाहिए। मिनिमम 1.5 पेज होने चाहिए या मैक्सिमम 2 पेजेस होने चाहिए। मुझसे किसी ने पूछा था कि यूनिवर्सिटीज़ SOP क्यों मांगती हैं, तो SOP यूनिवर्सिटीज़ कंपलसरी इसलिए मांगती हैं कि वो देखना चाहते हैं कि आप उनका ये जो प्रोग्राम आपने चूज़ किया है वो सक्सेसफुली आप कंप्लीट करेंगे या नहीं करेंगे। अब SOP में जो है 8 P's होते हैं वो आपने फॉलो करने होते हैं। 8 P's में सबसे पहले आता है पर्पस, सेकेंडली आता है आपका पर्सनल टच, थर्ड आता है पैशन और फोर्थ आता है प्रिपेयर्डनेस, 5 आता है आप पोटेंशियल कितने हो लिखने के लिए और यहाँ पे आने के लिए, 6 आता है आपकी प्लानिंग कि आपका प्लान क्या है, 7th में आएगा प्लेन इंग्लिश कि आपने सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है, कोई हार्ड एंड फास्ट आपने वर्डिंग यूज़ नहीं करनी, ना ही कोई ऐसी वोकैबुलरी यूज़ करनी है। बेशक इनकी लैंग्वेज इंग्लिश है लेकिन आप सिंपल रहें, सिंपल रह के उनको अंडरस्टैंड करवाएं। और लास्ट में आता है कि पॉजिटिविटी, अपनी SOP को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं, कोई भी नेगेटिव पॉइंट ना ही अपने बारे में डालें, ना ही किसी इंस्टीट्यूट के बारे में डालें, ना
ही कंट्री के बारे में डालें। पॉजिटिव रह के एक्सप्लेन करें। अगर आपने कंट्री के बारे में भी चूज़ किया जैसे कि अभी आपको शो हो रहा है, तो आप उसको कंपेयर करें, नेगेटिविटी मत शो करें। और एक चीज़ मुझसे किसी ने पूछी थी कि मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, थीसिस किए हैं, पेपर्स किए हैं, मेरे विजिट्स हैं, तो ये चीज़ें आपकी एसओपी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। अगर आपका कोई पेपर या थीसिस या प्रोजेक्ट वर्क है तो इट्स गुड टू मेंशन इन एसओपी, तो उसको ज़रूर मेंशन करें, इससे आपकी एसओपी बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी। और जो लास्ट में एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, मैंने एक एसओपी में मिस्टेक ये की थी कि जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैंने अपना एडमिशन फ़ाइल करने से पहले मैंने लेकर यूनिवर्सिटी में बाय ईमेल कांटेक्ट किया था और मैंने कहा था कि मुझे आपके कोर्सेज़ की समझ में नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं, कौन सा चूज़ करूं, तो मुझे हेल्प चाहिए। पाकिस्तान में आपका कोई भी एजेंट हो, क्योंकि हर यूनिवर्सिटीज़ के एजेंट्स होते हैं डिफरेंट सिटीज़ में, लेकिन लेक हेड वालों ने कहा था कि हमारा कोई एजेंट नहीं है पाकिस्तान में। अगर कोई क्लेम कर रहा है, जो कि कुछ एजेंट्स कर रहे थे, मैं नेम नहीं मेंशन करना चाहूँगी, तो उन्होंने कहा था कि हमारा पाकिस्तान में कोई एजेंट नहीं है, लेकिन हमारे रीजनल ऑफिसर जो हैं इस टाइम वो लाहौर में हैं, आपको हम उनका ईमेल एड्रेस दे देते हैं। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया था और मैंने अपने कोर्स के बारे में उनसे डिस्कशन की थी। लेकिन अगर आप एसओपी में ये चीज़ मेंशन करते हो कि मैंने अपने प्रोफेसर से कांटेक्ट किया था और उसके लिए प्लानिंग जो मेरी जो थी मैंने उनसे सारी डिस्कस की थी, ये अगर आप अपनी एसओपी में मेंशन करते हो तो इट्स वेरी गुड पॉइंट टू अट्रैक्ट वीज़ा ऑफिसर कि इस बंदे को इंटरेस्ट है और ये सीरियसली एडमिशन लेना चाहता था और सीरियसली यहाँ पे डिग्री करना चाहता था। दैट्स वाई इसने अपने जो प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी में उसको कांटेक्ट किया था। तो अपनी एसओपी एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता दूं कि जो मैंने ये सारी हेडिंग्स लिखी हैं ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। लास्ट में मुझसे किसी ने कहा था, जब मैंने भी हेडिंग्स मेंशन की थी, लेकिन लास्ट में मेरा किसी से कांटेक्ट हुआ और उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी जो एसओपी में हेडिंग्स मत मेंशन करें, इट्स नॉट गुड इफ़ेक्ट। तो मैंने हेडिंग्स रिमूव कर दी थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने हेडिंग्स लिखी हैं। आप हेडिंग्स बना के अपनी एसओपी कंप्लीट कर ले और उसके बाद अपनी हेडिंग्स रिमूव कर दें। तो बोल्ड, अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप उसको बोल्ड कर दें, दैट्स इट, वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है और हेडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सो हम अपनी एसओपी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं अब ये बता दूं कि आपकी वोकैबुलरी, ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए, कोई मिस्टेक पंक्चुएशन की नहीं होनी चाहिए, इसमें प्रिसाइज होनी चाहिए, लेंथी नहीं होनी चाहिए, अपनी तारीफ़ें और यूनिवर्सिटी की तारीफ़ें बहुत कम होनी चाहिए। सो अपना इंट्रोडक्शन तो आप सिंपली देंगे जैसे कि मैंने दिया है कि मैं अपना एकेडमिक और वर्किंग डिटेल्स यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। सो मैं बता दूँ कि मैंने पाकिस्तान से सिंपल बीए किया हुआ है, वो भी 58% से, और मास्टर्स इन इंग्लिश 3.04 CGPA से किया हुआ है। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने एसओपी में इस चीज़ को अपने अच्छे से डिफेंड किया है, जो कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो आपने इस इंट्रो पैराग्राफ में से कुछ भी कॉपी नहीं करना, सिर्फ आप जो है आइडिया लेंगे। अगर आप कॉपी करेंगे तो यहाँ पे इनके पास बहुत एडवांस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें सब कुछ पता चल जाता है कि कोई पार्ट या कोई लाइन आपने कॉपी की हुई है तो आपको एडमिशन नहीं मिलता। सेकेंडली, जब मैंने एडमिशन ले लिया, जब मैंने उनको कहा कि मुझे आप इसमें एडमिशन दे दें, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ को डिफेंड कैसे करते हो। मैंने यूनिवर्सिटी में भी मुझे प्रॉब्लम बना और फिर वीज़ा ऑफिसर के सामने भी एसओपी में कि जीरेंटोलॉजी को इंग्लिश के साथ कैसे लिंक किया जा सकता है। तो मैंने ये किया कि गूगल की हेल्प ली। मेरे जितने भी मास्टर्स में सब्जेक्ट्स थे उनको 1 बाय 1 मैंने लिखा, उनमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे 24 सब्जेक्ट्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे उनको मैंने कंपाइल किया और उसके बाद मैंने गूगल पे सर्च किया कि कहीं से ये जीरोंटोलॉजी के साथ लिंक करते हों तो मैं अपनी एसओपी में मेंशन करूं। तो बहुत मुश्किल से ये 3 सब्जेक्ट मैच किए जिनके जो जीरोंटोलॉजी के साथ कनेक्ट हो रहे थे, तो मैंने इन्हीं को ही मेंशन कर दिया। तो इसी तरह ही आप भी यही करें कि अगर आपका कहीं से
कनेक्ट होता है आपका रिलेटेड तो आप इसको कनेक्ट कर ले, और अगर नहीं होता तो जहाँ पे आप पढ़े हो वहाँ का रेफरेंस लेटर दो कि मैंने साथ रेफरेंस लेटर अटैच कर दिया है कि जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ या मेरे कोलीग ने या मेरे किसी इंस्टीट्यूट वालों ने मुझे रिकमेंड किया है कि मैं ये वाली डिग्री परस्यू करूँ। नेक्स्ट में मैंने बताया है कि मेरी रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस क्या है वो, अगर आपका कनेक्ट नहीं करता तो सिंपली आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि मेरी इस फील्ड में ये एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस बनवाना या होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ फिर आपने स्टडी की हो या एक्सपीरियंस आपका रिलेटेड फील्ड में ज़रूर हो। जैसा कि मेरा यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस था और कुछ मैंने यहाँ पे खुद से बनाया है, और आपने बस इसमें यही है कि आपने गूगल से सारा हेल्प लेना है और कैसे करना है इसको रिसर्च करें अपने फील्ड के बारे में। यहाँ पे जो परस्यू करना है उसको रिसर्च करें और एक अच्छा सा आप उसको लिंक करके उसका अपना एक्सपीरियंस बना के यहाँ पे मेंशन करें। नेक्स्ट जो मैं इसमें बात करूँगी वो ये है कि जेरोंटोलॉजी मुझे फ्यूचर में हेल्प कैसे करता है। तो ये सिर्फ आपकी अपनी रिसर्च है, जो भी आपने फील्ड चूज़ की है उसके बारे में अपने टीचर से हेल्प लें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो टीचर से हेल्प ले लें, अपने प्रीवियस टीचर से हेल्प लें। अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो अपने कोलीग से हेल्प लें, तो उनसे रेफरेंस लेटर बनवा लें और साथ में एसओपी में मेंशन करें कि मुझे जिसने रेफ़र किया है उसका रेफरेंस लेटर मैंने अपनी जो एसटीएस की फ़ाइल है उसमें मैंने मेंशन कर दिया है। तो सेकंड मास्टर्स मैंने क्यों चूज़ किया, ये भी जब मैं पाकिस्तान में थी तो ये मेरी बहुत बड़ी क्वेरी थी कि मैं ऑलरेडी मास्टर्स कर चुकी हूँ, तो अगर मैंने यहाँ पे एडमिशन मास्टर्स में लिया तो मुझे वीज़ा नहीं मिलेगा। ये मेरी एक मिसकंसेप्शन थी पाकिस्तान में, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा क्लास फेलोज़ जो इंडिया से आए हैं और वो ऑलरेडी मास्टर्स करके आए हैं, उन्होंने अपनी एसओपी में ऐसे मेंशन किया था कि हम लोग जहाँ पे काम करते थे यहाँ से हमने मास्टर्स किया है। उन्होंने हमें रिकमेंड किया है कि आप इस कॉलेज से मास्टर्स परस्यू करें। कॉलेजेस वाले यहाँ पे एडमिशन दे देते हैं क्योंकि इनका मेन एम ये होता है कि हमने इंटरनेशनल स्टूडेंट से फ़ीसेस लेनी है। यहाँ पे कनाडा में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, उसकी वजह से कॉलेजेस वाले इजीली एडमिशन आपको दे देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं बनता। तो आपको सिर्फ रेफरेंस लेटर जो है साथ अटैच करना होता है। एसटीएस में एप्लीकेशन में साथ आप अपनी पीडीएफ फाइल बनाते हो, उसमें अपने जो जितने भी रेफरेंस लेटर होंगे वो आप अटैच कर दोगे और उसकी वजह से आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है। और वीज़ा ऑफ़िसर के लिए भी आप रेफरेंस लेटर दोगे, उससे वीज़ा ऑफ़िसर इजीली सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन रेफरेंस लेटर आपका जो इंस्टीट्यूट होता है या जहां आप जॉब करते हो उसके लेटर पैड जो बने होते हैं, लेटर हेड होते हैं, उस पर इंस्टीट्यूट का नेम होता है, साथ स्टैंप होती है प्रिंसिपल की या कोलीग्स की, वो स्टैंप के साथ प्रॉपर एक ऑफिशियल वे के साथ रेफरेंस लेटर होगा। मैं अपने रेफरेंस लेटर भी आपको शो करूँगी इंशाल्लाह, वो भी किसी वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। और नेक्स्ट आ जाता है उसमें कि वाई आई चूज़ कनाडा। तो इसमें जो गूगल पे भरे पड़े हैं कि आपने कनाडा क्यों चूज़ किया, बाकी कंट्रीज़ क्यों नहीं चूज़ की, लेकिन अपनी इस डिटेल को प्रिसाइज रखें। 1 से 2 पैराग्राफ में उसको ऑल अराउंड उसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दें कि वाई आई चूज़ कनाडा। और मैं समझती हूँ ये पूरी एसओपी में सबसे ईजी पार्ट यही है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है कि वाई नॉट पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़। तो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करने का सबसे बड़ा एक यही है कि पाकिस्तान में जो एक मैं कनाडा में मैंने मेन जो यही डाला था कि कनाडा में बहुत हाई क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हैं, एक एडवांस्ड उनका टीचिंग स्ट्रक्चर है, और मैं पाकिस्तान में रह के ये सब कुछ नहीं सीख सकती थी। बेशक पाकिस्तान में लम्स हैं, ये अच्छी यूनिवर्सिटी नस्ट है, लेकिन जो उनका वे ऑफ टीचिंग है वो पाकिस्तान में नहीं है। तो मैं एक इंटरनेशनल जो नॉलेज है वो गेन करना चाहती हूँ कि वो अपने स्टूडेंट्स को कैसे ट्रेन करते हैं और कैसे उनका इतना प्रैक्टिकल नॉलेज है कि स्टूडेंट्स उनके आगे डिफरेंट फील्ड्स में इतने एडवांस उनकी टेक्नोलॉजी के साथ वो फ्लरिश कर रहे हैं ऑल अराउंड दी वर्ल्ड।
सेकेंडली अपने फ़ील्ड से रिलेटेड बताएं कि आपके अगर टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड है या उस कोई भी इंजीनियरिंग की फ़ील्ड है या कोई और फ़ील्ड है, तो उसमें उस कंट्री में क्या क्या एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं जो आपकी कंट्री में नहीं हुई। ये अगेन रिसर्च की बात आ जाती है। जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे आपका कोई भी काम नहीं होगा। तो आपको एसओपी इस तरह, अगर आपको किसी ने एसओपी बना के भी दी है तो आप ये जो चीज़ें आज मैंने सारी बताई हैं उसके ऊपर बेस पे देखेंगे ये सारी चीज़ें उस एसओपी में मेंशन है तो एक परफेक्ट एसओपी है। अगर नहीं मेंशन तो उसको कहें कि मेरी एसओपी ठीक करके बना के दे। लास्ट में मैंने अपने फाइनेंशियल और फैमिली में जो टाइज़ हैं होम कंट्री में वो मैंने मेंशन किए हैं। इसमें सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स का बताओगे कि वो मुझे सारा सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट डिमांड नहीं होती, तो आप इजीली अगर आप एसटीएस के थ्रू आ रहे हो तो आप बता सकते हो, क्योंकि आपने 1 साल की फ़ी भी दे दी है और जीआईसी भी दे दी है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं बनेगा। और लास्ट में जो मैंने 50 लाख बताया है, ये आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि आप ये 1 करोड़ भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको बैंक स्टेटमेंट तो चाहिए नहीं, तो ना ही वो आपसे पूछेंगे। तो ये इससे आप 70 लैक्स, मैं तो मैक्सिमम आपको सजेस्ट करूँगी कि 70 टू 80 से ऊपर मत जाएं, और इतनी ही आप लिखें कि हमारे पास बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने बैंक स्टेटमेंट नहीं देनी, ना ही अपने फाइनेंशियल प्रूफ्स देने हैं कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है या ये है, कुछ भी नहीं देना, क्योंकि आपने पूरे साल की फ़ी भी जमा करवा दी है और जीआईसी भी करवा दिया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट पैराग्राफ में आप अपने मदर का और सिबलिंग्स का थोड़ा सा इंट्रो दोगे कि वो कहाँ होते हैं और क्या क्या करते हैं, क्या जॉब्स करते हैं, तो उससे भी बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। सिबलिंग्स का भी अगर आपके मैच्योर हैं, बड़े हैं, तो वो उसमें आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। वो भी आपसे प्रूफ नहीं मांगेंगे कि आपके सिबलिंग्स कहाँ काम करते हैं, हमें प्रूफ चाहिए। वो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लास्ट में आप अपना कंक्लूजन नोट लिखोगे 1 से 2 पैराग्राफ में। उसमें आप पूरी एसओपी में जो भी आप लिखना चाहते हो उसका एक छोटा सा आप कंक्लूजन नोट लिख दोगे कि मैं क्या चाहता हूँ एट दी एंड, मैं पाकिस्तान में आके कैसे सपोर्ट करना चाहता हूँ। पाकिस्तान से आना, इसको बार बार मेंशन करें कि पाकिस्तान के आप में आपके टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपके सिबलिंग्स यहाँ पे होने चाहिए, और पाकिस्तान में आके आप अपनी फ़ील्ड में क्या एडवांसमेंट्स चाहते हैं, वो आप क्या, आपके प्लान्स क्या हैं, वो यहाँ पे ज़रूर मेंशन करें। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वीज़ा रिजेक्ट होते हैं वो यही कहते हैं कि वी कांट बिलीव दैट यू विल गो बैक टू योर होम कंट्री आफ्टर कंप्लीटिंग टू योर स्टडी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं एजेंट्स के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर